स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं उनिशा गुप्ता। आज हम बात करेंगे बाजारों की चाल में खाद्य तेलों को लेकर, क्योंकि खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार बढ़त होती नजर आ रही है। अब यहाँ पर खाद्य तेलों को लेकर सरकार लगातार बोल रही है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने को लेकर सरकार लगातार बोलती आई है, हर एक चीज़ को लेकर लोकल फॉर वोकल। लेकिन यहाँ पर कीमतों के अंदर खाद्य तेलों में अभी भी बढ़त देखने को मिल रही है। तो क्या अगर सरकार आत्मनिर्भर बनने के चाहती है तो यहाँ से खाद्य तेलों की कीमतें आसमान पर पड़ती हुई नजर आएंगी। अगर सरकार यहाँ से खाद्य तेल का आयात नहीं करती है तो कीमतों के अंदर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 10 महीने की अगर हम बात करें तो 10 महीने के अंदर हमने खाद्य तेलों के अंदर लगभग 60 से 70% का इजाफा होते हुए देखा है। कीमतों के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है। चाहे हम सरसों की बात करें, 2020 के अंदर सरसों ने लाइफ टाइम स्तर को हासिल करा और बाजारों के अंदर 6300 का लेवल अभी भी सरसों लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं सोयाबीन के अंदर भी बाजार तेजी की तरफ रहे और रिफाइंड ऑयल में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। 2020 के अंदर सरसों ने जहां 21% का रिटर्न दिया, वहीं रिफाइंड ऑयल ने यहां पर 23% का रिटर्न दे दिया है। कीमतों के अंदर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। अब यहाँ से जानकारों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अगर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है और चाहती है आत्मनिर्भर बनना, तो क्या यहाँ पर कीमतों के अंदर लगातार तेजी ही देखने को मिलेगी। और अगर सरकार आत्मनिर्भर बनने की अगर राय से हटती है, अपनी इस लक्ष्य से हटती है, तो उनको आयात करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सिंह जी, जो इस पर चर्चा करेंगे। अमित जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। अमित जी, लगातार सरकार बोल रही है कि आगे बढ़ेंगे, हम निर्यात पर निर्भर नहीं रहेंगे, आयात नहीं करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट करने पर ज़्यादा बढ़ावा देंगे। लेकिन कीमतों के अंदर लगातार इस वक्त जो देखने को मिला खाद्य तेलों के अंदर 10 महीने के अंदर खाद्य तेल 60 से 70% बढ़ चुके हैं। आम आदमी को यहाँ से परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है, लेकिन क्या आम जनता के लिए यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरकार इसमें कैसे आत्मनिर्भर एडिबल ऑयल पैक को लेकर बन सकती है? नमस्कार। खाद्य तेलों के संदर्भ में भारत किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकता है और हम किस तरह से अपना जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम कर सकते हैं खाद्य तेलों को लेकर, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर हम 1990 से देखें तो लगभग 1990 के दशक से भारत जो है एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गया है। जहाँ तक एग्री कमोडिटीज़ का सवाल है, 1991 में जो एलपीजी स्कीम आई, उसके बाद कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में भी हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। उसके पहले 1970 के अगर हम दशक देखें तो 1960 से 70 के बीच में काफ़ी ड्राउट, फैमिन थे, यानी सूखा और अकाल की स्थिति थी, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर नहीं थे अपने खुद के देश के फूड सिक्योरिटी को लेकर। जिस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, नए इरिगेशन मेथड्स, नए एग्रीकल्चरल टूल्स, इनका इस्तेमाल किया गया, खास करके पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पर हमने देखा कि जिस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाए अगले 2 दशकों में। तो उसके बाद हम 1990 के आसपास से एक्सपोर्ट करना हमने चालू किया है और आज भी हम नेट एक्सपोर्टर हैं जहाँ तक ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का सवाल है। बट साथ ही ये देखा जाना चाहिए कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के मामले में आज भी अगर हम देखें तो हम इंपोर्ट्स पे निर्भर हैं। जहाँ तक मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इन देशों का सवाल है, ये सबसे बड़े जो इनके इम्पोर्टर्स हैं वो इंडिया है, वो भारत है। लगभग इन 10 से 11 मिलियन मेट्रिक टन्स का जो इंपोर्ट होता है खाद्य तेलों का इन देशों से, वो इंडिया ही करता है। तो इससे क्या उपाय हो सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम आत्मनिर्भर बन पाएँ और हमारा साथ ही साथ जो ट्रेड बैलेंस है वो इम्प्रूव हो, या हमारे जो डॉलर्स हम बाहर भेजते हैं, क्योंकि इंपोर्ट किए जाने पर डॉलर्स बाहर जाते हैं, तो उसमें कटौती आए। थर्डली ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में जो एरेबल लैंड है, यानी जिस पे आप खेती कर सकते हैं, वो जो ज़मीन है वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल है। उसके बावजूद हम खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं हैं।
तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम साल 2013-14 में देखें तो हमने अपने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए थे, जहाँ पर 45 बिलियन डॉलर के आसपास के जो हैं एक्सपोर्ट्स हुए थे। और नेट हमारा जो सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस, जहाँ तक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का सवाल है या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो ट्रेड सरप्लस है उसका सवाल है, तो करीबन अच्छा खासा हमारा लगभग 20 बिलियन डॉलर के आसपास जो है सरप्लस भी हुआ था। लेकिन आज वही स्थिति देखें अगर, तो हमने 2019-20 में करीबन 36 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स किए हैं, जिसमें से 11.2 बिलियन डॉलर्स का हमें सरप्लस मिला है। यानी 45 अरब डॉलर के बजाय आज हम देखें तो 36 अरब डॉलर के करीब का हमने एक्सपोर्ट किया है। यानी एक्सपोर्ट में, एग्री एक्सपोर्ट्स में खास करके कहीं ना कहीं कटौती आई है। अगर हम टोटल एक्सपोर्ट्स देखें तो हर महीने कहीं ना कहीं हम 26 से 27 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। यानी साल में करीबन हम 300 बिलियन डॉलर का करते हैं। उसमें से करीबन 12% जो होता है हमारा एग्री एक्सपोर्ट होता है पूरे साल भर का। तो इस एक्सपोर्ट में जो कमी आई है, लगभग 20% की कमी आई है पिछले 6 सालों में। तो इसे हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो फार्मर्स इनकम डबल करने की बात थी 2022 तक, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि जो नए नियम आए हैं जिस पे अभी भी डिस्प्यूट चालू है, यानी जो 3 एग्री रिफॉर्म्स हैं, वो इम्प्लीमेंट होते होते भी टाइम लग सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि पॉसिबली जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखे। लेकिन उन एग्री रिफॉर्म्स के साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है खास करके खाद्य तेलों को लेकर, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है। बाकी ऐसे काफ़ी एग्री एक्सपोर्ट्स हैं जो हम दुनिया भर में करते हैं। तो अगर हम एडिबल ऑयल्स के संदर्भ में अगर अपनी एरिया अंडर प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ, तो हो सकता है कि अपना डिपेंडेंस हम कम कर सकें। तो इस वजह से जस्ट फिगर्स की अगर बात करें तो अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का जो हमारा टोटल इंपोर्ट है वो करीबन 10 बिलियन डॉलर्स का होता है सालाना, या अराउंड 15 मिलियन टन से ज़्यादा होता है प्रति वर्ष। तो ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से इसका जो इंपोर्ट है वो कम नहीं होगा, उससे सिर्फ दाम बढ़ते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी डिमांड उससे कम नहीं होती है। हायर प्राइजेस पे भी जो है डिमांड बरकरार रहती है और दाम जो है वो ऊपर जाते हैं। जैसे हमने 2019-20 के वर्ष में भी देखा, या साल 2020 में मार्च से दिसंबर तक देखा, तो लगभग जो दाम है 60 से 70% बढ़े हैं। चाहे वो रिफाइंड ऑयल के हो या CPO हो या फिर इवन सोयाबीन हो या सरसों हो, इनके दाम करीबन 60 से 70 से 80% भी इस पीरियड में, इस 9 से 10 महीनों में, इन 9 से 10 महीनों में बढ़े हैं। तो सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना एक इसका सॉल्यूशन या हल नहीं है। हम इनमें जो है अपना प्रोडक्टिविटी जो हमारे फार्म की है, यानी प्रति हेक्टेयर जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उससे अगर हम बढ़ा पाएँ। सेकेंडली, रिकवरी रेशियो जो है ऑयल सीड से, तो ऑयल सीड से जितना हम तेल निकाल पाते हैं, यानी जितना तेल रिकवर कर पाते हैं, अगर उसे हम बढ़ा पाएँ तो हम अपना जो उत्पादन है वो बढ़ा पाएंगे। और पाम ऑयल जो है बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर रह सकता है इस उत्पादन में, क्योंकि इनके प्लांट्स नहीं होते, बट फ्रेश फ्रूट के जो बंचेस होते हैं उससे निकाला जाता है। तो पाम ऑयल में काफ़ी स्कोप है जहाँ पर इंडिया अपने को आत्मनिर्भर बना सकता है और अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम कर सकता है। तो अगर इसकी बात करें कि बाकी जो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में, जैसे सरसों हो गया या फिर सनफ्लावर हो गया, कॉटन सीड हो गया या फिर ग्राउंडनट हो गया, इनमें से तो हम अपना उत्पादन बढ़ा ही सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि इनमें काफ़ी क्षमता है हमारी जो ज़रूरत है उसको मीट करने की। लेकिन सबसे ज़्यादा क्षमता जो है वो पाम ऑयल में है, क्योंकि पाम ऑयल में करीबन प्रति हेक्टेयर कहीं ना कहीं 4 टन जो है उत्पादन हो सकता है पाम ऑयल का।
तो काफ़ी बढ़िया इसमें प्रोडक्टिविटी होती है। और जैसे अगर हम अगर पोटेंशियल देखें कि इंडिया का पोटेंशियल कितना है, तो करीबन 2 मिलियन हेक्टेयर का पोटेंशियल है, जहाँ पर पाम ऑयल की जो फसलें हैं वो उगाई जा सकती है, जो सूटेबल है पाम ऑयल की कल्टीवेशन के लिए। और इसका मतलब ये हो गया कि 2 मिलियन हेक्टेयर्स को अगर आप 4 टन से अगर आप मल्टीप्लाई करें, तो कहीं ना कहीं 8 मिलियन मेट्रिक टन्स का जो उत्पादन है वो सिर्फ पाम ऑयल का ही हो सकता है, जिसके वजह से हम मलेशिया और इंडोनेशिया और ऐसे देशों पर निर्भर हैं। और सबसे बड़े उनके हम इम्पोर्टर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। अगर मैं जो करंट बिल हैं उसे ज़रा जोड़ के देखूं, तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैडी और वीट का जो उत्पादन होता है, राइस और वीट का बेसिकली जो एमएसपी पे ख़रीदे जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के जो फार्मर्स हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्रो करते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फ़िलहाल हम फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इनफैक्ट एफसीआई के पास जो गोडाउन में काफ़ी भरमार है इन फूड ग्रेन्स की। तो ऐसा हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये फार्मर्स को सजेस्ट करें कि अपनी जो ज़मीन है वो एडिबल ऑयल को उगाने में यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे एप्पल हुए या फिर और भी एग्जॉटिक फ्रूट हुए, उसको उगाने में काम में लाए जा सकते हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। और साथ ही साथ जैसे मैंने भी बताया कि पाम ऑयल को लेकर भी, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है उपजाऊ है, और करीबन 2 मिलियन हेक्टेयर जो है इंडिया में ऐसा पाया गया है कि जहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो अगर कुछ वो ज़मीन का हिस्सा जो राइस और वीट के लिए यूज़ होता है, और जिसमें पानी की खपत काफ़ी होती है, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होता है, और सेकेंडली एनवायरनमेंट को इस वजह से काफ़ी नुकसान होता है, तो हो सकता है कि उसके बजाय हम इन जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर अगर ध्यान दें, तो डबल फ़ायदा होगा। एक तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि जो इंडिया में जो जैसे प्राइजेज़ हैं वो हायर प्राइजेज़ हैं, तो उनको उन हाई प्राइजेज़ का फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। हालांकि क्योंकि हम आत्मनिर्भर धीरे धीरे बनेंगे, तो ऑब्वियसली जो दाम है वो करंट प्राइजेस से नीचे आएंगे, बट फिर भी उन्हें काफ़ी रेम्यूनरेटिव प्राइजेस मिल पाएंगे। सेकेंडली इसका एक्सपोर्ट मार्केट भी अवेलेबल होगा, तो इंडिया भी अगर नेक्स्ट 5 या 10 सालों में एक नेट एक्सपोर्टर बनता है, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बन सकता है। तो इस वजह से जो 2 बड़ी चीज़ें हैं वो करनी है। पहले तो हमें उन फसलों के ऊपर ध्यान न देकर जहाँ पर ऑलरेडी ओवर प्रोडक्शन है और जिनमें पानी की खपत ज़्यादा होती है, एनवायरनमेंट के लिए खास अच्छे नहीं हैं, उनको छोड़कर धीरे धीरे ही सही, लेकिन एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, या फ्रूट्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, वेजिटेबल्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। सेकेंडली जो है इसमें हमारे जो इंपोर्ट अभी जो होंगे वो बिल कम होगा। रिकवरी रेट जो है इन एडिबल ऑयल से वो हमें बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो प्रति हेक्टेयर हम इन एडिबल ऑयल से रिकवर करते हैं, जो इन प्लांट से या फलों से जो रिकवर करते हैं ऑयल, वो उसकी जो उत्पादन है उस पे अगर हम ध्यान दें, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे ध्यान दें, तो हम ज़रूर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी कि किस तरह से भारत अगले 10 सालों में प्रोग्रेस कर सकता है टूवर्ड्स बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट, या आत्मनिर्भर बनने के लिए, जहाँ तक एटलीस्ट एडिबल ऑयल का जो एक क्षेत्र है उसके अंदर। धन्यवाद जी, यानी यहाँ पे कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा यहाँ पर जो देखने को मिला, 10 महीने के अंदर 60 से 70% का यहाँ पर इजाफा खाद्य तेलों के अंदर देखने को मिला है। तो जानकारों की यही राय है, और जिस हिसाब से खाद्य तेलों के अंदर लगातार तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, उस हिसाब से यही लगता है कि भारत को आयात पर निर्भर नहीं होना है। भारत के पास कल्टिवेटेड लैंड काफ़ी अच्छा है, रकबा काफ़ी अच्छा है भारत का। तो खाद्य तेलों के उत्पादन में आगे बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, ताकि भारत भी आत्मनिर्भर खाद्य तेलों को लेकर बन सके।
दे और आयात की निर्भरता यहाँ पर बंद कर दे। कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा आज भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें वादा बाजारों के अंदर लगातार एक तेजी बनी हुई है। बीच में एक दिन करेक्शन देखने को मिलता है तो अगले ही दिन अच्छी भारी बढ़त देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सरकार को आगे भी कार्य करने की ज़रूरत है। किसानों को प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है कि वो खाद्य तेलों की भी यहाँ पर बुआई अच्छी करे, सरसों का रकबा बढ़ाए और बाकी खाद्य तेलों को लेकर भी किसान यहाँ पर जागरूक हों और उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उपज करें और कीमतों को लेकर यहाँ पर भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और कीमतें भी आसमान पर जाती हुई नजर नहीं आएंगी। दोनों को ही, आम जनता और किसान दोनों को ही अच्छा मुनाफा मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी वजह यही लग रही है कीमतों के अंदर इजाफा होने की कि अभी आयात नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से आयात ना होने की वजह से कीमतें लगातार तेजी की तरफ बढ़ रही हैं। वहीं यहाँ पर रकबे की अगर बात करें तो हालांकि पिछले साल के मुकाबले सरसों का रकबा इस साल बढ़ने की उम्मीद है। जो 91 लाख टन था वहाँ से 100 लाख टन होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पर अनुमान तो अच्छा है कि प्रोडक्शन अच्छा होगा सरसों का, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा जब मंडियों के अंदर सरसों की आवकें शुरू होंगी तो यहाँ पर उत्पादन क्या कहता है और इसके साथ ही कीमतों के अंदर क्या गिरावट आएगी, क्या रुकावट रहेगी। आपको लगातार मार्केट टाइम्स टीवी पर इसकी जानकारी हम देते रहेंगे। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।